नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीटेट की क्लास में। और आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये है गद्यांश का पार्ट। और गद्यांश या पद्यांश जो सॉल्व करने के लिए आता है, आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं। आप अगर थोड़ा सा भी सावधानी बरतें तो पूरे के पूरे आपके 15 का 15 सही हो सकता है। अगर 15 नहीं तो 13 तो पूरे के पूरे बनते ही हैं आपके हक में। अगर इस छोटे से वीडियो को आप देख लेते हैं तो गारंटी है कि इसके बाद फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, चाहे आपका हिंदी का हो या इंग्लिश का हो या फिर संस्कृत का हो। रीज़न है कि तरीका एक ही होता है पेपर सॉल्व करने का, गद्यांश पद्यांश, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, चाहे जो चीज़ का गद्यांश पद्यांश हो। ये सब चीज़ें हम बचपन से करते आ रहे हैं, बस वही बचपन वाला काम हमें फिर से करना है। आपको इस क्लास में जो है, आपको मैं 4 गद्यांश दूंगा, 4 गद्यांश का पोर्शन कराने वाला हूं और आपको पूरे 30 क्वेश्चन कराएंगे, पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन भी हम कराएंगे। अब देखना है कि आपको कितना पसंद आता है या आप इस वीडियो से कितना सीख पाते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई भी गद्यांश है, जैसे ही ये सामने आपके गद्यांश रखा गया है, आपको गद्यांश आपकी मर्जी, आप पहले गद्यांश को पढ़ लीजिए या फिर बाद में क्वेश्चन को पढ़िए, या फिर पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आप गद्यांश को पढ़िए, तो ज़्यादा सूटेबल होता है। सबसे बढ़िया तरीका है कि आप क्वेश्चन को पहले पढ़िए, फिर उसके बाद आप गद्यांश में जाइए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए तरीका सीखेंगे कैसे गद्यांश को सॉल्व किया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है। 4 ऑप्शन हैं, कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, अब आइए आप गद्यांश के तरफ। तो चलिए शुरू से पढ़ते हैं, आपको यहीं से आंसर मिलने वाला है। पूर्व के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिर गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग सुंदर मिलेंगे, किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन, कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा, तू ना ऐसी आन कर ले पूर्व चलने के बटोही। अब आपको पढ़ने के बाद थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो सकता है, लेकिन डिस्टर्ब आपको नहीं होना है। क्वेश्चन पर आइए। आपसे यहाँ पूछ रहा है यात्रा की किस विशेषता की ओर संकेत कर रहा है। तो आप अगर देखें ना तो कठिनाइयों की ओर, सुखों की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर। तो आप देखेंगे ना अनिश्चितता की ओर संकेत कर रहा है आपका ये। कैसे, चलिए देखते हैं, फिर से देख लीजिए। कह रहा है यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित, है अनिश्चित कब सुमन। हर जगह आपको अनिश्चित मिल रहा है ना। बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर, ये आपको अनिश्चितता की ओर ले जा रहा है और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। तो देखिए ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका 1 नंबर फिक्स हो गया। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कविता में आए सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। फूल और कांटे, बाग और वन, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय। तो हम लोग चलेंगे गद्यांश की तरफ, देखते हैं कि सुमन और कंटक किस भाव का प्रतीक है। अब आप गद्यांश में देखिए, अनिश्चित कब सुमन, सुमन यहाँ आपको मिल रहा है, कब कंटकों, ठीक है, और सर मिलेंगे। देखिए सुमन का तो मतलब होता है फूल, लेकिन यहाँ फूल से ना संबंधित होकर ये सुख से संबंधित है, ठीक है। और कंटक जो है आपका दुख से संबंधित है। दुख, कंटक का मतलब ही दुख होता है, परेशानियाँ होता है। कौन सहसा छूट जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आपने। तो आपको इसका आंसर मिल चुका है, तो आपका आंसर होगा सुख और दुख। तो सी ऑप्शन सही हो गया और आपका दूसरा क्वेश्चन भी सही हो जाएगा, ठीक है। फूल और कांटे नहीं हैं, बाग और वन भी नहीं है, ठीक है,
प्रिय और अप्रिय भी नहीं है। यहाँ सुख और दुख, वैसे देखिए तो सामान्यतः इन सब की मूल भावना एक ही है, लेकिन सुख और दुख सबसे बेस्ट है आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है, कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है? हर स्थिति में साहस दिखाने की, पर्वतों को देखकर ना डरने की, गहरी नदियों से ना डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पद्यांश को ना, तो आपको अच्छे से जानकारी मिल जाएगी कि क्या कह रहा है। अब आप इस गद्यांश को देखिए। पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर, सरित गृह गहर मिलेंगे। मतलब आपको परेशानियां तो मिलेंगी ही हर हाल में। इस पद्यांश का मूल रूप यही है, अनिश्चित किस जगह पर बाग बन सुंदर मिलेंगे। आपको बाग भी मिलेंगे, वन भी मिलेंगे, बहुत कुछ अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। आपकी यात्रा कहाँ खत्म होगी ये भी निश्चित नहीं है। अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के सर मिलेंगे, कौन सहसा छू जाएंगे, मिलेंगे कौन सहसा आ पड़े कुछ भी रुकेगा। तू न ऐसी आन कर ले, पूर्व चलने के बटोही, बाट की पहचान कर ले। तो मित्रों, इस सवाल का आंसर ना आपका होगा कि हर स्थिति में आगे बढ़ने की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? कवि कर रहा है। निश्चित कोई भी चीज़ नहीं, हर चीज़ यहाँ अनिश्चितता से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये कवि जो है ना आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है इस पद्यांश के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो और भी आपका क्लियर होता जाएगा। जैसे जैसे आप पद्यांश सॉल्व करेंगे आपका ये डरना क्लियर होता जाएगा। आप बिल्कुल पद्यांश गद्यांश से डरना भूल जाएंगे। इस जीवन यात्रा में कुछ भी निश्चित नहीं है, पहला ही आपका ऑप्शन सही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर जगह अनिश्चितता की बात कर रहा है, ठीक है। कवि जो है हर जगह अनिश्चितता की बात कर रहा है। सब कुछ निश्चित है गलत है, सब और मुश्किल है ये बात सही है, सब और सुख है ये भी सही नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखें तो आपको हर तरफ अनिश्चितता ही मिलेगी और इस तरीके से आपका ऑप्शन ए सही होगा। सब और मुश्किलें हैं तो भाई बात सही है, लेकिन ये पूर्णतः सही भी नहीं है। हमको पद्यांश के हिसाब से आंसर करना होता है। अब आप देखिए इस पद्यांश में ना आपको हर जगह अनिश्चितता ही मिलेगी। यहाँ भी अनिश्चित है, यहाँ भी अनिश्चित है, हर जगह आपको अनिश्चित ही डगर दिखाई दे रहा है। पथ के राही जो हैं अनिश्चितता की बात करता जा रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब इस क्वेश्चन को देखिए। नीचे दिए गए शब्दों में सरित, सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? क्वेश्चन को पढ़ते समय है और नहीं बिल्कुल ध्यान से देखा करिए। तटनी का मतलब जयमाल या फिर नद या फिर प्रवाह। तो आप जानिए जयमाल एक ऐसा शब्द है, यही शब्द जो है सरित, सरित सरित मतलब होता क्या है? नदी होता है, ठीक है। यही नहीं है, बाकी तटनी भी होता है नदी की पर्यायवाची, नद प्रवाह ये सब सरित की पर्यायवाची है, ठीक है। सरित की क्या है? पर्यायवाची शब्द है। और यही जो है तीनों तो मिल रहे हैं, लेकिन बी वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है और आपका ऑप्शन बी ही सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। अगर है पूछता तब यहाँ 3 सही होते और 1 गलत हो जाता, तब इस तरीके से क्वेश्चन ही ना दिया जाता, तब इन तीनों में से किसी एक को रखा जाता, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि आपको पद्यांश से कैसे क्वेश्चन के अर्थ निकाल के आपको सारे आंसर सही देने हैं। गारंटी है कि अगर आपने इस पूरा वीडियो को देखा तो आपका आगे से गलत नहीं होने वाला है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए एक बात और है, जैसे अगर किसी भी पद्यांश में 7 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन संभवतः पूछे जाते हैं या फिर 6 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन 3 या 4 क्वेश्चन तो आपके पद्यांश से संबंधित होंगे और 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन कम से कम आपका व्याकरण से ले लिया जाता है। कि आपको परख लेता है सीटेट का टीचर, सीटेट का एग्जामिनर कि आप
कितना व्याकरण जानते हैं, थोड़ा बहुत व्याकरण जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं, आपको परखना उसका उद्देश्य होता है। तो इसलिए पद्यांश या गद्यांश के साथ साथ उसी से संबंधित कुछ शब्द निकालेगा और आपसे व्याकरण के भी क्वेश्चन कर लेगा। तो भाई पद्यांश में तो व्याकरण नहीं होता है, ठीक है। आप कोई भी गद्यांश हो या पद्यांश, उसमें व्याकरण नहीं होगा, आपसे बस पूछ लेगा तो आपका अलग से वो टेस्ट लेता। जैसे है अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है, ते, ती, ती या फिर ता। तो देखिए अनिश्चित का मतलब होता है आप अनिश्चितता भी आप लिख सकते हैं। और ताल आपका लास्ट में आ गया ना, तो यही आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि प्रत्यय यही होता है। क्योंकि प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द के लास्ट में लगाया जाता है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से ये पहला पद्यांश हमने क्लियर कर लिया। अब दूसरा पद्यांश को भी देखेंगे। आपको पूरे 4 पद्यांश मिलेंगे जिनमें से हम आपका पहला पद्यांश पूरा कर चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी, लेकिन वीडियो को आप छोड़िएगा मत। अगर आप छोड़ देंगे फिर सीख नहीं पाएंगे। आपका 15 नंबर का क्वेश्चन आप 5 सही करेंगे, 7 सही करेंगे, जबकि इसमें आपको पूरे के पूरे ना 15 तो लाना ही चाहिए। अगर 15 नहीं ला पा रहे हैं तो कम से कम आप 13 तो 100% आसानी से सही कर सकते हैं। तो चलिए अगला पद्यांश देखेंगे। अब ये आपका पद्यांश है, बहुत लंबा चौड़ा है, तो हमें अभी इसको नहीं पढ़ना है। हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाना है। आपको पद्यांश में फंसना नहीं है, अपना समय बचाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आएंगे, फिर यहाँ से आपको आंसर जाके पद्यांश में ढूंढना है। जैसे गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाए, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ सकते हैं, माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे, केवल आनंद में ही खोए रहेंगे, केवल कविता ही लिखते रहेंगे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग ढूंढते हैं। अब यहाँ से आपका गद्यांश शुरू होता है। राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान गीत गाए जाएं। देखिए यहाँ से अब आपको कुछ मिलना शुरू हो गया है। कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, इससे लेकर अब देखिए आपको माता और पिता यहाँ मिल गया ना, और ऑप्शन में आपको माता और पिता दिया गया है। माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। तो अब हमें जो है ना इसी माता पिता वाले टॉपिक को पकड़ना है। देखते हैं क्या होता है। माता पिता स्कूल और समाज में व्यापक सहमति है, लेकिन गीत कविताएं बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, वे उनका भरपूर आनंद लेने लगें। देखिए ऑप्शन में ये है उनका भरपूर आनंद लेने लगें, जीवन में रच बस जाएं, ठीक है। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अभी आगे देखते हैं। खुद तुकबंदियाँ करने लगें, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। तो देख रहे हैं यही वाला ऑप्शन आपका मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है, यह माता पिता को मंजूर नहीं है। ऑप्शन में आप देख सकते हैं ये लिखा है माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकें। कैसे, आगे देखते हैं। माता पिता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे राह से भटक जाएंगे जिस पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह पर वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी नहीं करेंगे जो उनको करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करेंगे जैसा माता पिता चाहते हैं। उनके भीतर बच्चे के स्वतंत्रतापूर्वक सीखने की प्रक्रिया के प्रति सतत तो देखिए इस तरीके से आपको मिल गया ऑप्शन ना कि माता पिता का संदेह क्या है कि उनके बच्चे बिगड़ जाएंगे। इस तरीके से उनको तो भाई जो हमने डॉक्टर इंजीनियर बनाने का लक्ष्य रखा है वो हमें तो नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से ये आपको पहला क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, इससे बच्चों का बहुत समय नष्ट होता है, इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, यह सीखना बहुत ही कठिन है। तो चलिए देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही मिलता है हमें, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं पद्यांश में। अब देखिए हम पूरा फिर से नहीं पढ़ना चाहते हैं, हम फिर से अब आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। लिखा है यही हाल स्कूल का भी है, गीत कविता स्कूल और कक्षाओं की रोज़मर्रा की गतिविधि का हिस्सा बन जाए,
यह स्कूलों को मंजूर नहीं है। समझ रहे हैं, ये स्कूलों को मंजूर नहीं है। स्कूलों को क्या लगता है इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। अब इन 4 लाइनों में अगर आप देखेंगे ना तो इसका सही और सटीक आंसर आपको क्या मिलेगा, इसका सही और सटीक आंसर यही मिलेगा कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है, और आपका ऑप्शन ए सही होगा। अब इससे बच्चों का समय नष्ट होगा, ये उनसे ये मतलब नहीं है। इससे परीक्षा परिणाम देर से आएंगे, ये भी नहीं मतलब है। यह सीखना बहुत ही कठिन काम है, इसका भी वहाँ आपके गद्यांश में वर्णन नहीं किया गया है। खास बात है कि स्कूलों को पसंद नहीं है ये सब काम करना, कि वो अपने सिलेबस से भटक जाएं, जबकि ये जो है ना अच्छी चीज़ है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि हमें उसका आंसर कहाँ मिलेगा। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ये संस्कृत का अभिन्न हिस्सा है, ये जीवन शैली का स्वाभाविक हिस्सा है, ये भाषा सृजनात्मक को पोषित करती है, समाज में इनकी व्यापक सहमत नहीं है। तो यही वाला ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप अभी पद्यांश में आपको पढ़ा के दिखाऊंगा, व्यापक सहमत तो है, व्यापक सहमत तो है, लेकिन जो है कोई चाहता नहीं है। जैसे सब लोग तो चाहते हैं कि भगत सिंह पैदा हों, लेकिन कोई अपने घर में नहीं चाहता है। सब लोग गायक तो चाहते हैं, डांसर तो चाहते हैं, नृत्यक तो चाहते हैं, लेकिन वो अपने घर में नहीं चाहते हैं। वो तो अपने घर में सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर ही चाहते हैं, अधिकारी ही चाहते हैं, बल्कि जो लोक कलाएं हैं उसके बारे में उनको रुचि तो है, लेकिन वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा या बच्ची इस तरीके के काम करे। अब आप देखेंगे ना, यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पूरा भाव समझ में आ जाएगा कि बात तो सही है, सब कुछ सबको पसंद है, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि ये सब उनके घर के बच्चे करें। ठीक है, अगर मैं पूरा पढ़ के बार बार बताऊंगा तो आपका वीडियो जो है ये क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोगों को पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। तो अब मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ से आपको आंसर पूरा का पूरा मिलने वाला है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ है अगला क्वेश्चन, शिक्षा व्यवस्था गीत कविता को किस दृष्टि से देखती है? बाधक के रूप में, साधक के रूप में, सहयोगी के रूप में, संपूरक के रूप में। तो शिक्षा व्यवस्था ना गीत कविता को बाधक के रूप में देख रही है। ठीक है, कोई विद्यालय नहीं चाहता कि उनके यहाँ गीत कविता हो या कोई ऐसे सांस्कृतिक प्रोग्राम हो जिसमें बच्चे ठीक से सीखें। ना ही माता पिता चाह रहे हैं कि उनके बच्चे ये सब सीखें, इसीलिए ये सब संस्कृतियाँ भी गायब होती जा रही हैं। आपको मैं सबूत के तौर पर दिखाऊंगा उस पद्यांश में या गद्यांश में कि कहाँ बाधक के रूप में दिख रहा है। चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ आपको दिखेगा, जैसे स्कूल को लगता है कि इस सब के लिए समय कहाँ है, यह पाठ्य पुस्तक से बाहर की गतिविधि है। अब जब अगर ये सब चीज़ें अगर स्कूल को लगता है तो उनको लग रहा है ना कि पढ़ाई में बालक के बाधक है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो यही लाइन से आपको समझ जाना है कि हाँ इसका आंसर सही हो। क्योंकि अब देखिए, शिक्षक और शिक्षा अधिकारी चाहते हैं कि शिक्षक पहले परीक्षा परिणाम बेहतर लाने के लिए काम करे। तो ये जो आपकी 3 लाइनें हैं ना, यहीं से आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन आपका है, अनुच्छेद के आधार पर गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? स्कूल और परिवार इसकी महत्ता को समझ नहीं रहे हैं। ये बात सही है पद्यांश के हिसाब से। ना तो स्कूल ये बात को समझ रहा है, ना परिवार इस बात को समझ रहा है। सब अपने बच्चों को क्या बना रहे हैं, या तो डॉक्टर बनाने का प्रयास करते हैं या तो इंजीनियर बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कोर्स वही करा रहे हैं जिससे बच्चे कुछ आय का स्रोत कर पाएँ, या फिर आईएएस या पीसीएस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, या फिर टीचर, कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसा प्रोफेशन चुन रहे हैं जिसमें पैसा आ सके। इनसे बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। भाई देखो, परिवार को तो यही लग रहा है कि बच्चे भटक जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है ना सही है। गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यही सही नहीं है कि बच्चे अपनी राह से भटक जाएंगे। ये बच्चों को शब्दों से खेलने का अवसर देता है, बिल्कुल सही है। बच्चे इनका भरपूर आनंद लेते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गद्यांश के हिसाब से अगर देखेंगे तो उसका मूल भाव है कि आप अपने बच्चों को
गीत काव्य ये सब चीज़ें सिखाइए, विद्यालय में ये सब चीज़ें सिखाई जाएं। तो इस तरीके से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आ रहा होगा कि कैसे मेरी कोशिश भी यही है कि आप बेहतर कर पाएँ। आप 15 में कम से कम 13 तो सही कर ही ले जाएं, 12 सही कर ही ले जाएं, क्योंकि बाकी 15 क्वेश्चन पेडागॉजिक होता है, उसमें आप 12-13 सही कर देंगे। 15 में इसमें 13 सही कर देंगे तो 25-26 तो आसानी से आपका बन ही जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट में कोई भी भाषा हो, हिंदी हो या संस्कृत हो या इंग्लिश हो या फिर और कोई आपकी भाषा हो, तो यहीं से आपका नंबर खिंच जाएगा आसानी से। अगर कहीं आपको प्रॉब्लम है ना, तो यहीं से आपको विजेता बना देगा ये पोर्शन। इसको सीख लीजिए कायदे से अगर नहीं आता है तो। अब इसमें दिया है बच्चों के लिए लक्ष्य कौन निर्धारित करता है। आपने अगर पूरा गद्यांश पढ़ा है तो आप तुरंत बता देंगे, बच्चे स्वयं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही जानते हैं कि आप अपने बच्चे, घर के बच्चों को भी आप अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करने देते। इसमें दिया है माता पिता, यही सही है। स्कूल भी नहीं करता है, शिक्षा अधिकारी भी नहीं करता है। चलिए आपको उदाहरण के तौर पर या सबूत के तौर पर दिखाता हूँ। अब देखिए, यहाँ से आप पढ़ना शुरू करिए। अब यहाँ से आप सवाल को समझ सकते हैं कहाँ से, या देखिए, यह माता पिता को मंजूर नहीं। क्या मंजूर नहीं कि वो गाना गाएं। माता को लगता है या पिता को लगता है ऐसा करते हुए तो वे उस राह से भटक जाएंगे जिस राह पर वे उन्हें चलाना चाहते हैं, जिस राह से वे उन्हें अपनी सोची हुई मंजिल पर पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ किसका मन कर रहा है? माता पिता का ही कर रहा है ना। वो अपने बच्चे को किधर मोड़ रहे हैं? बच्चे के ऊपर तो छोड़े नहीं है माता पिता। उनकी इस इच्छा में यह निहित है कि बच्चे वैसा कुछ भी ना करें या नहीं करें जो वे करना चाहते हैं, बल्कि वे वैसा करें जैसा माता पिता चाहते हैं। ये आपको आंसर मिल गया। माता पिता जैसा चाहते हैं बच्चे वैसे ही करें। तो देखिए, आप अगर ध्यान से गद्यांश को पढ़ेंगे ना, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते हैं, आंसर मिलते हैं। हाँ, अक्षरशा ना मिले, ये हो सकता है कि अक्षरशा ना मिले, लेकिन आपको पूरे यहाँ से आंसर मिलेंगे। तो अब आप समझ गए इस क्वेश्चन का आंसर बी क्यों होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कविताएं सुनी सुनाई जाएं में क्रिया है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक या फिर दिकर्मक। तो देखिए, ये जो है अब व्याकरण का क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको जो है गद्यांश से आंसर नहीं मिलेगा, आपको व्याकरण आना चाहिए। अब देखिए, कविताएं सुनी और सुनाई जाएं, तो अगर कोई भी चीज़ हो या कथा हो या कविताएं हो, अगर सुनी और सुनाई जाएं तो वाक्य के अंतर्गत क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है, क्रिया के व्यापार का फल जो है कर्म पर पड़ रहा है, अर्थात कर्म तथा क्रिया परस्पर प्रभावित हो रहे हैं। कर्म और क्रिया दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, कर्म और क्रिया दोनों प्रभावित हो रही हैं। इस स्थिति में सकर्मक बनता है। ठीक है, तो यह सकर्मक क्रिया का होना स्वाभाविक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। आपको थोड़ा बहुत व्याकरण भी आना चाहिए, नहीं तो फिर आप टोटल 15 में से तो 15 नहीं सही कर पाएंगे, 12 से 13 क्वेश्चन ही आप सही कर पाएंगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आपका व्याकरण होता है। अब अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, तिक है, कृतिक है, इक है या फिर का है। तो दोस्तों, इसमें जो है ना, आपका प्रत्यय जो है ई है, इक। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि सांस्कृतिक में इक प्रत्यय लगा है, जो कि गुणवाचक तद्धत प्रत्यय है। ये क्या है? तद्धत प्रत्यय है। ठीक है, जिन प्रत्ययों के लगाने से पदार्थ के गुण का बोध हो उन्हें गुणवाचक तद्धत प्रत्यय कहते हैं। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये आपका व्याकरण का क्वेश्चन था, आपको पद्यांश या गद्यांश से इसका आंसर नहीं मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंजूर का समानार्थी शब्द क्या है? पसंद है, प्रस्ताव है, स्वीकार है या फिर अच्छा है। अगर हम बात करें मंजूर एक उर्दू शब्द है। ठीक है, ये उर्दू आपका शब्द है और इसका समानार्थी है स्वीकार। ना कि पसंद होता है, प्रस्ताव भी नहीं होता, अच्छा भी नहीं होता। मंजूर का अर्थ स्वीकार होता है और मंजूर आपका उर्दू शब्द है, इसको आप जान लीजिए। तो इस तरीके से मैंने आपको 15 क्वेश्चन मतलब 2
एक गद्यांश और एक पद्यांश का उदाहरण देकर समझाया कि कैसे आपको गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो चलिए अभी 2 गद्यांश और पद्यांश और बचे हैं, थोड़ा सा और मैं आपको डिटेल में ले चलता हूँ जिससे आपकी ये कमी दूर हो जाए और पूरे 13 या 15 आप सही कर सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ आपको ये तीसरा पार्ट मैं गद्यांश का दे रहा हूँ और सबसे पहले गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। हमें यही सीखना है तरीका। अब यहाँ आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले। तो चलिए अब भाई गद्यांश को पढ़ना ही पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको टाइम देना ही पड़ेगा। तो थोड़ा सा आप लोग जल्दी करने का प्रयास करिएगा। यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ तो बहुत जल्दी नहीं कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, नहीं तो ये सब क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। पहला है बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है। यहाँ हमारा आंसर नहीं मिल रहा है। उनके लिए दुनिया है और वो इस दुनिया में आना चाहते हैं, ये भी नहीं है। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, ये भी नहीं है। यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है, ये भी नहीं है। अब हमको लगता है कि लास्ट में ही इसका आंसर मिलने वाला है, क्योंकि दे दिया है पहले। संभवतः यही है आपका टाइम वेस्ट करने का तरीका। पेपर में एग्जामिनर आपके टाइम को वेस्ट करता है। लास्ट में इसका आंसर मुझे जहाँ तक लगता है इसका आंसर गद्यांश के लास्ट में है और क्वेश्चन पहला दे दिया है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं। ओ मिल गया। न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे ऑप्शन में अब हमको देखना पड़ेगा कि हमको आंसर मिला है या नहीं मिला है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मिला है बहुत खुले अच्छा, न्यू लिटिल स्कूल में खुले और सच्चे हैं। अच्छा, ये वाला आपको मिला है, क्यों? अब खुले का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना, व्यापक रूप से सोचने वाले या खुले तौर पर काम करने वाले। तो अभी तो हमें क्वेश्चन मिला है यहाँ गद्यांश में और ये वाली लाइन आपको मिली है। तो अब इसका भावार्थ हमें निकालना पड़ेगा। अक्षरशा इसका आंसर नहीं मिलने वाला है आपके गद्यांश में। थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। जिन बच्चे पर बात करना चाहते हैं वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं ज़्यादातर। अब देखिए यहाँ जो है ना, अगर देखा जाए तो आपका आंसर मिल चुका है, क्योंकि कह रहा है कि अर्थात बच्चे लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते। मतलब टीचर क्या कर रहा है? टीचर ये कर रहा है कि बिना दुराव छिपाव के वो बात कर रहा है बच्चों से। ठीक है, और आपका ऑप्शन यही भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? यहाँ आपका ऑप्शन सच्चे हो गया, जबकि बच्चों हो जाए। वो बच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं। पहला है आपका वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं। दूसरा है वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। तीसरा है वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। चौथा है, तो इसमें कौन सी बात सही है? हमें इसके जानने के लिए पूरा गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ आप देखेंगे ना तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा। टीचर की ही बात हो रही है। जैसे देखिए, इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण के बारे में सिखाया जाता है। चलो ठीक है। अपनी अज्ञानता, निश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें। छात्रों से आपको पेशेवर दूरी रखनी ही है और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करते। देखिए यहीं आ गया आपका आंसर मिल गया। कभी खुलकर बात नहीं करते किसके बारे में? भावनाओं के बारे में। और लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों को सबसे ज़्यादा मजा आता है। तो भाई किसी के भी लाइफ में जो अंदर की बात होती है ना, सबको बहुत पसंद आती है। महिलाओं को या पुरुषों को, कोई भी हो, बुराई क्यों पसंद आती है? बुराई जबकि वो हकीकत है, किसी ने कोई काम किया है वो हकीकत है, लेकिन वो बुराई हो जाती, क्योंकि अच्छी चीज़ अगर नहीं है ना तो वो बुराई है।
और सबको बुरी चीज़ ही पसंद है। तो चलिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो लिखा है ना, वे बच्चों के साथ सभी तरह की नहीं करते। यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा और ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि वे स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं। ठीक है, वे स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, वे यह स्वीकार ना करें कि वे एक शिक्षक हैं। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में हमें क्या मिलता है इसका आंसर। आपको अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, चलिए देखते हैं। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है, शिक्षकों को प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आप फंसने वाले हैं, बच्चे आपको मजाक बना देंगे। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें। तो अब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, आपको ऐसा करना ही नहीं है। वे स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, ये भी नहीं करना है। वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, और तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये वह स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक नहीं है, तो ये तीनों गलत हैं और आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना कि क्यों सही हो गया, क्योंकि आपके गद्यांश में ये वाली लाइन आपको मिल गई। स्वीकार नहीं करें, उलझन और स्वीकार, ये सब स्वीकार नहीं करना है। और पद्यांश के हिसाब से, गद्यांश के हिसाब से ये वाली लाइन एकदम सटीक पड़ती है, आपके आंसर के हिसाब से सटीक बैठती है, क्वेश्चन के हिसाब से सटीक बैठती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? शिक्षकों के निजी जीवन में, ये बात बिल्कुल सही है। शिक्षकों की अज्ञानता में, ये भी बात बिल्कुल सही है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में, ये कम सही लगता है, कोई ये सब ध्यान नहीं देता शिक्षकों की उलझनों में। तो अब आपको गद्यांश के हिसाब से देखना है कि क्या सही है। अगर आप गद्यांश को देखिए तो यहाँ लिखा है, बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि वे बड़ा होना क्या होता है। अभी तो यहाँ हमें नहीं मिल रहा है इसका आंसर, क्योंकि आगे थोड़ा सा पीछे और देखते हैं। अपनी व्यक्तिगत जिंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात ना करें, ये वाली लाइन। ठीक है, ये वाली लाइन ही आपका आंसर होगा, क्योंकि कह रहा है कि बच्चों को किस में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती, तो इसी में होती है। टीचर के पर्सनल लाइफ में झांकना बच्चों को बहुत पसंद आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, निजी जीवन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। ठीक है, क्या, ऑप्शन ए। अब अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, अब आपको ढूंढना है कौन सा कथन सही नहीं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं कि इन चारों ऑप्शनों में हमें गद्यांश में मिलता कहाँ है और किस जगह मिलता है। अगर आप देखें ना, तो आपको अगर इस गद्यांश में देखेंगे तो सबसे पहले आपको ढूंढना है पारंपरिक स्कूल। पारंपरिक स्कूल मिल गया आपको, में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, यही आपका आंसर हो जाएगा इस लाइन में। ठीक है, कैसे हो जाएगा, चलिए दिखा देते हैं। कह रहा है कि पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो यही वाला आपका ऑप्शन सही नहीं होगा कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका गलत मिल रहा है ना, क्योंकि वहाँ आपको क्या मिला कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते, यहाँ था नहीं कर सकते और यहाँ है कर सकते हैं। इस तरीके से यही वाला आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें सब वैसे ही हैं, सही हैं, लेकिन ये नहीं सही है। अगला क्वेश्चन, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, वाक्य से क्या तात्पर्य है? तो अब इन चारों ऑप्शनों को आप पढ़िए, फिर उसके बाद आपको आंसर गद्यांश में ढूंढना पड़ेगा। बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है, बच्चों को दुनिया से प्रेम है, बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है, बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो चलिए गद्यांश में ढूंढेंगे। अब पहली ही लाइन से आपको ये मिलना शुरू हो गया, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, चलो देखते हैं। उनके लिए दुनिया है
उनके लिए दुनिया है और वो इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है। बच्चों को अच्छा नहीं लगता कि दुनिया बेकार है, कहने का मतलब उनको क्या है, प्यार है इस दुनिया से। क्या है, प्यार है या प्रेम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ करने के लिए काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है, संभवतः इससे महत्वपूर्ण बात यह है। तो यही आपको आंसर मिल जा रहा है अपने क्वेश्चन का, ठीक है। कैसे मिल जा रहा है, बच्चे को कुछ भी नहीं पसंद आ रहा है, तो कहने का मतलब क्या है, बच्चों को दुनिया से प्रेम है। निगेटिव बातें बच्चे नहीं पसंद कर रहे हैं, ठीक है। निगेटिव बातें बिल्कुल बच्चे नहीं पसंद कर रहे हैं, तो कहने का मतलब दुनिया से उनको प्यार है और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से शब्द बनेगा। क्या बनेगा, वैचारिक बनेगा, विचारिक बनेगा, वैचारिक बनेगा या विचारिक बनेगा। तो दोस्तों देखिए, विचार में जब एक प्रत्यय लग जाएगा ना तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वैचारिक हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, ये व्याकरण का क्वेश्चन है और आपको एक गद्यांश में भी इसका आंसर नहीं मिलेगा। आपको अगर व्याकरण आता है तभी आप सही कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है, ईमानदारी शब्द है। ईमानदारी शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए, ईमानदारी जो है ना भाववाचक संज्ञा होती है और इसका जो है ईमानदारी एक अमूर्त भाव है और इसका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत उल्लेख मिलेगा आपको, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चौथा गद्यांश और चौथे पार्ट पर हम लोग चलेंगे और मुझे आशा है कि आपको अब तक 70% क्लियर हो गया होगा कि गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन के आंसर कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इस क्लास के अंतिम छोर पर हम लोग खड़े हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो है ना ज़रूर सीख जाएंगे और अभी तक सीख भी गए होंगे कि आपको गद्यांश और पद्यांश वाले पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए, ये आपके सामने गद्यांश रखा गया है, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है, हेवल घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए, देवदार, चीड़, पीपल या फिर आम। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें गद्यांश की तरफ चलना होगा। तो चलिए पढ़ते हैं गद्यांश को। हेवल घाटी के गाँव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। तो आपको आपका आंसर यहाँ मिल गया। आपके गद्यांश के क्वेश्चन का आंसर यहाँ है। पूछ रहा है कि किन पेड़ों के विनाश होने के विरुद्ध जुलूस निकाले गए, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, चीड़, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया, यह उस घाटी की रस्म थी, पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए, उनकी मरहम पट्टी करने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए। तो चलिए अगला देखते हैं, गद्यांश को पढ़ेंगे, पता चल जाएगा अपने आप। तो अब यहाँ तक हमने पढ़ ही लिया है। घास चारा लेने जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उनके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया। तो आपको यहाँ मिल गया रक्षाबंधन भी किया। तो क्यों किया भाई, चीड़ में जो लीसा टपकने के लिए लोहे का कील लगाया गया है, अगर ऐसे ही लोहे का कील लगा रहेगा तो वो पेड़ नष्ट हो जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आता। और उन्होंने उसके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी की, मतलब मरहम पट्टी से तात्पर्य है कि पेड़ में मिट्टी लगा दिया, जहाँ वो लोहे ठोके गए थे उस जगह कीलों को निकाल कर मिट्टी भर दिया, जिससे पेड़ सूखे ना। तो कहने का मतलब पेड़ों को इन्होंने सुरक्षा की और आगे दिया भी है, आराम से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। तो कहने का मतलब इन्होंने वृक्ष को बचाया है। तो आपके ऑप्शन के अनुसार अगर देखा जाए तो इसमें दिया है पेड़ों को बचाने के लिए, यही आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और आशा करते हैं कि आप भी इस क्वेश्चन के आंसर को पकड़ पाए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए, वन काटन का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है, केवल उन्हें ही वन से प्रेम था कि उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। गद्यांश में जाएंगे तो हमें अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा।
अब यहाँ तक तो हो गया है, महिलाएं आगे। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है। किन की बात हो रही? महिलाओं की, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें और दूर जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें चोट बहुत लग जाती है या चोट लग जाती है। तो चलिए देखते हैं, उन्हें चारा घास का चारा लाने के लिए उन्हें दूर तक जाना पड़ता है। तो यही हमें लगता है कि मिल गया है, और आपके ऑप्शन में वो है भी। तो उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता, ये गलत है। उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है। यहाँ आपको ये आपके गद्यांश में ये लाइन है, और यही आपका ऑप्शन भी सही होगा, बी। तो आशा करते हैं कि आपको गद्यांश समझ में आ रहा होगा, और मैं गारंटी देता हूँ कि समझ में आ भी गया होगा। आप 13 तो पक्का कर लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीड़ के पेड़ों का किससे बहुत नुकसान हो रहा था? बहुत ऊंचे अधिकारियों से, अधिक घास चारा लाने से, बहुत अधिक लीसा निकालने से, कुछ ठेकेदारों से। तो चलिए देखते हैं। वैसे भी पहाड़ी रास्तों पर घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने से लालच में चीड़ पेड़ों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा है। तो यहीं आपको आपका क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दिया है कि पेड़ों को क्यों नुकसान हो रहा था। जांच में स्पष्ट हो गया कि बहुत अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत अधिक नुकसान हो रहा था। तो ये अनुचित तरीका था, और यही आपके ऑप्शन में भी ये लाइन दिया गया है। कहाँ दिया गया है? बहुत अधिक लीसा निकालने से। तो यही आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आई होप आप भी अपना आंसर यही चुने होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आप कर पा रहे होंगे क्वेश्चनों को, ये भी मुझे विश्वास है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का, लकड़ी और चारे का। तो देखते हैं कि गद्यांश या पद्यांश में ये वाला ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन मिलता है। तो चलिए गद्यांश की तरफ चलते हैं। तो अब यहाँ तक हमने देख ही लिया था। अब देखेंगे, चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला, पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों को कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया, जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारियों कटान न किया जाए। जब अधिकारियों ने गांव वासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी, तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों से हेवल घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ कटने से यहाँ देखिए, अब आपको यहाँ आपका आंसर क्वेश्चन का मिलने वाला है। पेड़ कटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन, पेड़ कटने से बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। यही आपका ऑप्शन इस लाइन में यहाँ से यहाँ तक यही आपका उत्तर होगा क्वेश्चन का। तो चलिए देखते हैं, पेड़ कटने से क्या हो रहा है? भूस्खलन और बाढ़ की खतरा बढ़ जाएगा। यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको अभी तक बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास से, और मुझे अब पूरा विश्वास हो रहा है कि आप पूरा का पूरा 15 में 15 तो कर ही लेंगे। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम 13 नंबर तो आपके बनेंगे ही बनेंगे। अगर आपने भाषा में इस पोर्शन से 13 नंबर ग्रहण कर लिया और 13 या 14 नंबर आप पेडागोजी से ले लिए, तो आपका 26 या 27 क्वेश्चन तो आसानी से सही हो जाएगा इस सब्जेक्ट में, हिंदी हो या फिर संस्कृत हो। ठीक है, संस्कृत हो या हिंदी हो या फिर आपकी इंग्लिश ही हो, मुझे पूरा विश्वास। और तरीका यही एक ही है, चाहे आप इंग्लिश का करेंगे गद्यांश पद्यांश, उसमें भी यही तरीका अपनाएंगे, आप हिंदी में करेंगे तब भी यही अपनाएंगे, संस्कृत में करेंगे तब भी यही अपनाएंगे। तो अगर आपको संस्कृत और इंग्लिश का दोनों का चाहिए, किसी सब्जेक्ट का अलग से इसके लिए क्लास, तो आपको कमेंट करना होगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं ये वीडियो ना आपके लिए पर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपका 13 सही हो जाएगा आसानी से।
तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ है रोजी रोटी शब्द है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर शब्द युग्म है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको व्याकरण अगर आता है तभी आप दे पाएंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपके गद्यांश में नहीं मिलेगा, ठीक है। रोजी रोटी शब्द क्या है, तो ये शब्द युग्म है, ठीक है। इसका डायरेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, करंट मिलता है, जीके जीएस मिलता है, ठीक है। ये आप मैथ मिलता है, रीजनिंग मिलती है, सब कुछ तो मिलता है तैयारी के लिए। टेट सीटेट की पूरी तैयारी कराई जाती है। हर सब्जेक्ट का लगभग आपको निचोड़ यहाँ दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, टीचर से संबंधित अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये पर्याप्त है ये क्लास। डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो आप या फिर किसी एस्टेट की तैयारी कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। कुछ ठेकेदारों ने वास्तव में यह बात मानी, वाक्य में निपात है, कुछ ने तो वह। तो दोस्तों इसका सही आंसर ना सी है। इस वाक्य में ना आपका ये जो तो शब्द है यही निपात है। निपात वे अव्यय शब्द हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रिया विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उस पर बल देने, उसे सीमित करने अथवा दूसरों के साथ मिलाने का काम करते हैं। जब दो शब्दों का मिलाने का काम करते हैं ना तो ये निपात हो जाता है। तो यहाँ तो दिया गया है और यही आपका निपात शब्द है। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी, मज़ा आया होगा और आपने कुछ सीखा होगा, मैं यही मानकर चलता हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।